रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़ूआत की एक फ़हरिस्त यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जिन पर हम कुछ वक्फ़े से कुछ बातचीत करते रहेंगे। इससे क़बल कि मैं इस बातचीत का आगाज़ करूँ, मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगी। मेरा नाम हुमैरा उबैद है और मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़ातीन फव्वारा चौक में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देती रही और उसके बाद ख़ुद अपना इदारा गज़ाली के नाम से बनाया, और वो भी मेरे वालिद साहब प्रोफेसर खुर्शीद गौहर सिद्दीकी साहब ही की तरबियत का फैज़ान था। चूँकि तालीम के मैदान में वो एक नुमायाँ मकाम रखते हैं और गज़ाली के नाम से उनके इदारे पूरे मुल्क में काम करते रहे, तो मैंने भी उसी की ब्रांच लेकर यहाँ पर काम शुरू किया। गुजरात में काम करती रही। तो मैं 2-3 पहलुओं से मैं समझती हूँ कि मैं कुछ अपने तजर्बात अपनी प्यारी बहनों से शेयर करूँ जो या तो बच्चों की स्कूलिंग में मसरूफ़ हैं या उनकी तालीम और तरबियत में मसरूफ़ हैं। तो मैंने अपने तजर्बात से अपने बच्चों से क्या सीखा, स्कूल चलाने से क्या सीखा, और तालीम और तरबियत के इस मुख्तलिफ़ मरहले से मैं ख़ुद जो गुज़री और अपने बच्चों को गुजारा, तो मैंने जो कुछ सीखा अपने तजर्बात वो मैं अपनी अज़ीज़ बहनों से शेयर करना चाहूँगी। और हमारी ये गुफ्तगू जो है ये मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत चलती रहेगी इंशाअल्लाह। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है 21वीं सदी और तरबियत औलाद। 21वीं सदी क्या है और ये किस तरह दूसरी सदियों से मुख्तलिफ़ है। इस गुफ्तगू के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा इस सदी का तारुफ़ पर मुश्तमिल होगा, ये सदी क्या है, ये दूसरी सदियों से किस तरह मुख्तलिफ़ है, या इस सदी के बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं। और दूसरा हिस्सा ये होगा कि हमारे करने के काम क्या हैं। अब हम तरबियत औलाद किस तरह से करें कि हम एक कामयाब इंसान जिसका मतमा नज़र आखरत हो, जो अल्लाह की रज़ा और लिल्लाहियत के अंदर डूबा हुआ हो और उसके साथ साथ वो दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुकाम रखता हो, एक प्रोफेशनल हो, किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल हो और बेहतरीन जो है वो अपने फील्ड का माहिर हो। तो ये 2 टारगेट्स हम किस तरह अचीव कर सकते हैं यक वक़्त कि एक इंसान इतना लिल्लाहियत वाला हो, उसका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वो आखिरत को पेश नज़र रखने वाला हो, और दूसरा ये कि वो प्रोफेशनल हो। तो ये क्या काम है जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर हमें करना चाहिए। तो इस बात को हम सेक्शन वाइज करेंगे। हमारे सेक्शंस के भी 3 हिस्से होंगे और उसको मैं अपने मौका पर उसको खोलूँगी कि किस उम्र के बच्चों के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या काम हमें करना है। गोया अपने प्रोग्राम के हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं। ये सदी क्या है, इस सदी का तारुफ़। तो ख़ास तौर पर चंद चीज़ें जो इस सदी के हवाले से हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये हैं कि वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। खाम है जब तक तो है मट्टी का एक अंबार तो, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़नहार तो। इन्हीं दोनों अशार का मैसेज ये है कि इंसान का बच्चा जब तक खाम है, तरबियत उसको नहीं मिली, उस वक़्त तक तो वो मट्टी का एक अंबार है, मट्टी का तौदा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही मट्टी जब तरबियत के अमल से पुख्ता हो जाएगी तो वो एक ऐसी ईंट है जो बहुत प्रोफेशनल है, जो पुख्ता है, जिसको मिल्लत इस्लामिया की दीवार में फिट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये तो तरबियत का एक आउटकम है या रिज़ल्ट है जो इन 2 अशार में अल्लामा इकबाल ने बयान किया। अब हम आते हैं इस सदी की तरफ। तो पहली बात ये है कि हम इस सदी के अंदर दाखिल कैसे हुए हैं। हम दरअसल इल्म और हिकमत की सदी से गुज़र कर मालूमात की सदी में दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया मालूमात का ज़रिया तो है, इल्म का ज़रिया नहीं। मालूमात इल्म कैसे बनती हैं इस पर हम दोबारा बातचीत करेंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि हर आदमी के पास मालूमात तो बहुत हैं, वो जानता बड़ा कुछ है लेकिन समझता नहीं। अब जानने और समझने में क्या फ़र्क है, ये भी एक चैलेंज है। और उसका नतीजा क्या है कि हर आदमी ज़्यादा मालूमात रखने की वजह से गहराई में कम जाता है और एक ख़ास तरह की एरोगेंस
उसमें पाई जाती है वो ये कि मैं गूगल से सब कुछ मालूम कर सकता हूँ, मुझे दस्तरस हासिल है। एक और चैलेंज कि हम सर्च इंजन से क्या मालूम करें, इसकी भी समझ नहीं आ रही। एक और बात कि हमने नेटवर्क को रिलेशनशिप समझ लिया है, या कम से कम रिलेशनशिप का मुतबादिल समझ लिया है। उसका नतीजा ये है कि हर शख्स यक वक्त हज़ारों लोगों से नेटवर्किंग में है, लेकिन रिलेशनशिप से महरूम हो गया है। अब रिलेशनशिप क्या है और नेटवर्किंग क्या है, इसके फ़र्क को भी हम नहीं समझ पा रहे। इस वजह से हर शख्स तन्हाई का शिकार है। इसके अलावा आई हैव इनफ ये जुमला कहना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। हर शख्स के पास बड़ा कुछ है, लेकिन वो इस एहसास से महरूम है कि आई हैव इनफ, जबकि माजी में इससे बहुत कम चीज़ें, इससे बहुत कम मेयार होने के बावजूद लोग इस एहसास से भरपूर थे कि हमारे पास अल्लाह का दिया बड़ा कुछ है। एक और चैलेंज कि हमने लज्जत को खुशी का मुतबादिल समझ लिया। लज्जत वक्ती होती है और खुशी दायमी। लज्जत का तजर्बा वजूद के अंदर पस्ती पैदा करने का नतीजा होता है, और खुशी का तजर्बा वजूद में एक कीमती तजर्बा है और उसकी याद भी इंसान को बहुत ही मुतमईन रखती है, जबकि लज्जत की याद बाद में हसरत में तब्दील हो जाती है। मालूमात तारीख़ में पहली मरतबा गुमराही बन रहे हैं। ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि इंसान के लिए मालूमात वबाल जान बन गए। वो इल्म के जिसके बारे में कुरान मजीद में आता है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई कि अल्लाह हमारे इल्म नाफ़े में इजाफ़ा फरमा। उसकी बजाय मालूमात का समंदर है और वो गुमराही का बायस बन रहा है। एक और चैलेंज ये है कि ताल्लुक़ निभाना, ताल्लुक़ की मुख्तलिफ़ डायमेंशन को समझना मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। और ताल्लुक़ कितनी सतहों पर होता है, हम इस एहसास से भी महरूम हैं, या कह लें कि हम इस हकीकत से भी नावाकिफ़ हैं कि इंसानी ताल्लुक़ 5 सतहों पर प्रिवेल करता है। हर शख्स का अपने आप के साथ एक ताल्लुक़ है। वो ख़ुद कैसे मीनिंगफुल तन्हाई, अपने आप के साथ कैसे वक्त गुजारे, वो दूसरों के साथ कैसे वक्त गुजारे, वो दूसरों से कैसे रिलेशनशिप में आए, और वो अपनों से यानी अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से वो कैसे ताल्लुक़ को नश्व व नुमा दे, उसको ग्रोथ में लेके आए, अल्लाह ताला से कैसे ताल्लुक़ में इजाफ़ा करे, और फितरत से कैसे ताल्लुक़ में आए। तो इन 5 सतहों पर ताल्लुक़ को निभाना इस दौर में मुश्किल हो गया है। वजह क्या है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है, सोचने का वक्त नहीं है। ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह दौड़ रही है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, हम जा किधर रहे हैं। एक और चैलेंज ये है कि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर हो गया है। रिश्ता तो है, ताल्लुक़ नहीं। अब रिश्ते और ताल्लुक़ में बड़ा फ़र्क है, और हम इस बात के एहसास से भी फारिग हो गए कि हम ताल्लुक़ को तरबियत की पहली शर्त नहीं समझते। जब तक वालिदैन का अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, वो उनकी तरबियत नहीं कर सकते, और ताल्लुक़ तरबियत की शर्त अव्वल है, नॉन नेगोशिएबल, ये उसका एक पार्ट है। तो हम इसको भी नहीं समझ रहे। अब हम आते हैं अपने मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ। वो ये है कि तरबियत है क्या। हम अपने बच्चों से 3 काम करवाना चाहते हैं और उसी को हम समझते हैं कि हमारे बच्चे की तरबियत हो गई। एक ये कि वो फर्माबरदार हो, बस हमारा कहना माने, वो फर्माबरदार हो। दूसरा ये है कि वो होमवर्क अच्छा करे और रिज़ल्ट बहुत अच्छे लेके आ रहा हो। और तीसरा ये है कि वो साफ़ सुथरा रहे, गोया वो डेकोरेशन पीस है जो हर वक्त नीट क्लीन लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहे। बस यही हमने तरबियत का मानी समझ लिया। तरबियत क्या है? असल में तरबियत अपने इख्तियार का बामानी, दुरुस्त और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल, ये तरबियत है। जब बच्चों को इख्तियार से महरूम करके जबर के ज़रिए से आप कोई काम करवाएंगे तो वो तरबियत नहीं है। इसका नतीजा ये है कि वो मौका मिलते ही अपनी ख्वाहिशात के आगे बह निकलेगा।
और दूसरों पर भी जबर करेगा और उन्हें भी इख्तियार से महरूम करेगा। इस बात को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बाइख्तियार पैदा किया है और उसके ऊपर इतना उसको एतमाद किया कि उसको खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बनाया और उसके ऊपर ये अमानत रख दी कि वो दुनिया में एक बतौर इंसान एक ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हम उसके इस इख्तियार को महदूद करके हम ये चाहते हैं कि हम हर तरह का जबर करके उससे अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर लें। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा बच्चों की ज़्यादा खुदसरी है। बड़े होने के बाद ज़्यादा खुदसरी की शक्ल में वो नताइज हम भुगत रहे हैं। बहरहाल तरबियत का एक कमाल ये है कि इंसान अपने इख्तियार का दुरुस्त और बामानी और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करने लगे, और दूसरा कमाल ये है कि इंसान अपनी नीयतों में पाकीज़ा और अपनी आरजुओं में नफीस हो जाए, यानी उसकी चॉइसेस बड़ी खूबसूरत हों, उसकी आरजुएँ बड़ी उम्दा हों। और उसकी मिसाल अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में दी है, तेरी तमन्ना है कि हो तेरी आरजू पूरी, तेरी तमन्ना है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। इंसान में ख़ुद एहतसाबी का अमल जारी हो और अपने कमाल को पहुंच जाए। इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग ख़ुद अपने ऊपर चले और सबसे पहले वो अपने अंदर की आरजुओं, अपनी विशेज़, अपनी ख्वाहिशात, अपने अंदर दबी हुई चीज़ों को कुदाल मार मार कर निकाले, अपना जायज़ा ले कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी विशेज़ और मेरी एम्बिशंस क्या हैं। तो बहरहाल ये ख़ुद एहतसाबी, ये तरबियत का कमाल है कि इंसान अपना मुहासबा कर सके। हम बच्चों को काबू करने में कामयाब हो जाएं, ये तरबियत नहीं है। बच्चे खुद काबू में रख सकें, ये तरबियत है। हर इंसान अपने वजूद की आलूदगी से अपने बच्चे को बचा ले, अपने गैज़ो गज़ब से, अपनी नफ्सियाती कमज़ोरियों से, अपने शुकूक व शुबहात से, अपने इबहामात से अपने बच्चे को बचा ले, यानी अपने वजूद की गंदगी से अपने बच्चे को बचा ले। ये तरबियत है और यही असल बड़ी फ़तह है, क्योंकि हर बच्चा फितरतन मुसलमान पैदा होता है और इंसान को मुकम्मल तौर पर बंदगी के मुकाम पर फायज़ करना तरबियत का आला मकसद है। यानी इंसान बंदगी के असल मुकाम पर फायज़ हो सके, वो बेहतरीन बंदा हो, वो अब्द हो। और तरबियत का असलन नतीजा निकलना चाहिए कि हर इंसान बड़ा होने पर अपने दिल, अपने जहन और अपनी सोचों का जायज़ा ले सके, मैं क्या चाहता रहता हूँ, और आखिरत में खुदा के हुजूर जवाबदेही का एहसास उसके अंदर पुख्ता हो जाए। फिर बच्चा लज्जत और ख़ुशी में फ़र्क कर सके, अपनी मसरूफ़ियात में, तफरीह में मुनासिब तफरीह और जायज़ तफरीहात कर सके, उसको इंजॉय कर सके और वक्ती खुशी और लज्जत की खातिर चलते मेयार की पैरवी से बच सके। लिल्लाहियत पैदा हो, अपने मामलात की ज़िम्मेदारी को कबूल करे, अपनी तन्हाइयों में पाकीज़ा हो, लोगों के डर से नेकी ना करे, ये नेकी का सबसे कमज़ोर हवाला है। अल्लाह के खौफ से नेकी पर फायज़ रहे और अपना मुहासबा अपने कमाल को पहुँच जाए और उसके नतीजे में खुद शनासी पैदा हो और खुद शनासी के नतीजे में खुदा शनासी पैदा हो और फिर खुद सुपुर्दगी की कैफियत पैदा हो। ये तीन मरहले यानी खुद शनासी, खुदा शनासी और ख़ुद सुपुर्दगी, ये तरबियत का कमाल है। और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, खुदी की मौत से मगरिब का अंदरूं बेनूर, खुदी की मौत से मगरिब का अंदरूं बेनूर, खुदी की मौत से मशरिक़ है मुब्तलाए जज़ाम। हमारी इस गुफ्तगू का दूसरा सेक्शन है करने के काम, यानी ये तो टारगेट है कि हमने एक ऐसा इंसान तैयार करना है। बतौर वालिदैन, आज मेरी गुफ्तगू का मरकज़ वालिदैन है। बतौर वालिदैन हमें ये समझना है कि तरबियत है क्या, हमने कैसा इंसान तैयार करना है, या इस दौर के चैलेंजेस तो ये हैं और लेकिन हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए। चैलेंजेस तो ये हैं, सदी तो ये है जिसमें ये और ये मसाइल मैंने आपसे शेयर किए, और टारगेट ये है, इस मंजिल तक हमने पहुंचना है। अब असल बात ये है कि हमने करना क्या है, हमारा इस वक्त करने का काम क्या है। करने के काम को मैं 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में बयान करूँगी। 0 to 4 years करने के काम क्या हैं, जो अगर हम उस उम्र में कर लें तो उम्मीद है
बड़ी हद तक उम्मीद है कि बच्चा मुनासिब तरबियत पाकर अगले मरहले में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह से 5 से 11 साल की उम्र तक करने के काम मुख्तलिफ हैं, उनकी मैं फ़हरिस्त आपसे शेयर करूँगी। और आखिर में 12 साल से 19 साल की उम्र तक के यानी टीन एजर्स के साथ करने वाले काम क्या हैं, ये 3 किस्तों में मैं आपके साथ इस डिस्कशन को करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0 to 4 ईयर्स करने के काम क्या हैं। सबसे पहली बात जो सोचने की है वो ये है कि वालिदैन घर के माहौल पर निगाह रखें। घर का माहौल छोटे बच्चे की ज़हनी साख्त की नशो नुमा में फ़ैसला कुन होता है। जिस घर में तनाज़ात हों और बाहम टेंशन की फ़िज़ा हो या मियाँ बीवी या ख़ानदान के झगड़े चल रहे हों, वहाँ पर किसी अच्छे इंसान की नशो नुमा का ख़याल भी दिल में न लाएं। आप सोचें भी ना कि ऐसे माहौल में कोई अच्छा इंसान परवरिश पा सकता है। अल्लाह ताला मौज़े करने पर कादिर है और उसमें कोई शक नहीं कि वो मौज़े दिखाता है, लेकिन इंसान की नशो नुमा जिस माहौल में होती है वो नहायत मोहब्बत भरा और ताउन से भरपूर, हमदर्दी और रिश्तों से जुड़ा हुआ, मोहब्बतों से जुड़ा हुआ और बेतकल्फ़ी का माहौल होना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आला दर्जे का उर्दू अदब का ज़ौक़ पैदा करें और उसके लिए सूफ़ी तबस्सुम की नज़मों की किताबें और इकबाल अकेडमी की बच्चों के लिए तैयार करदा नज़मों की किताबें ये आप ख़रीदें और उनके ऊपर बच्चों के साथ काम करवाएं। अगला काम ये है कि मुख्तलिफ़ तरह की मेयारी कहानियों के सेट्स ख़रीदें और बच्चों को कहानी सुनाएं। उसका तरीका ये है कि आप बच्चे को यानी एक तरफ अपनी गोद में बच्चे को ले लें, चूँकि बच्चा 4 साल तक का छोटा है, उसको अपने साथ ऐसे लगा लें, दूसरे हाथ में ऐसे किताब पकड़ लें और किताब बच्चे को ऐसे दिखा के और उसको फिर साथ साथ तस्वीर दिखाएं और साथ साथ इस तरह से उसके सफ़े पलटें और उसको कहानी सुनाएं। इस अंदाज़ में कहानी सुनाएं कि बच्चा आपके लम्स को भी महसूस करे और कहानी की तस्वीरों को भी इंजॉय करे और अल्फाज आपके मुंह से सुने। इसमें कई तरह के फ़ायदे हैं। इसमें बच्चा एक तो माँ के या बाप के वजूद से आशना हो रहा है, उसके साथ उसका लम्स है, उसकी बॉडी टच कर रही है, वो माँ की मोहब्बत ले रहा है। और दूसरा वो कहानी सुन रहा है जिससे उसकी लिसनिंग, उसकी कुव्वत समात, उसका मुशाहिदा और उसकी एक प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन यानी किसी भी मौजू पर देर तक किसी बात को फोकस करने की, तवज्जो को फोकस करने की मशक ले रहा है। दूसरा जो अहम काम है वो ये है कि बच्चों की सेंसरी ट्रेनिंग करें, सेंसरी एक्सपोजर उसको दें। सेंसरी एक्सपोजर का मतलब है कि उसको अल्लाह ताला ने 5 हिस्सों से नवाजा है। देखने की है, चखने की है, सूंघने की है, टच करने की है और टेस्ट करने की है। ये सब उसको सेंसेस मिली है ना, ये 5 गेट्स ऑफ नॉलेज हैं। तो ये गेट्स ऑफ नॉलेज ये वो दरवाजे हैं जिनसे सारी ज़िंदगी उसने नॉलेज गेन करना है। अब आपने करना क्या है, उसको इन सारी सेंसेस का एक्सपोजर देना है। वो कैसे? उसके लिए EPLs एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी एक लिस्ट है, वो आपने उसको एक्सरसाइजेस करवानी है और उन एक्सरसाइजेस में इन सारी हिस्सों की ट्रेनिंग उनमें मौजूद है। उनकी लिस्ट में आपसे अभी शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आप कर सकें तो 3 और 4 साल के दरमियान आप अच्छे इदारे मौजूद हैं, जैसे फ्रोबल है या बीकन हाउस है या ईस्ट एक बहुत अच्छा इदारा है बुक्स का। मैं अपने स्कूल में ईस्ट के ज़रिए ही काम करवाती रही हूँ। तो उनकी आप उर्दू, इंग्लिश और मैथ की वर्कशीट्स लें और घर में प्री ईयर 1, 2, 3 इन तीनों क्लासेस में, जिसको KG, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी और KG कहा जाता है आमतौर पर, प्री ईयर 1, 2, 3 इन तीनों क्लासेस की वर्कशीट्स आप लें और घर में काम करवाएं। मेरा मशवरा है कि आप क्लास 1 से पहले बच्चे को हरगिज़ स्कूल दाखिल ना करवाएं। बच्चे को माँ घर में अपनी बुनियाद बनाए और उसके बाद उनको किसी भी अच्छे स्कूल में आप दाखिल करवा दें। अब है 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के ज़रूरी काम। सबसे पहले उनको माशरती आदाब आपने सिखाने हैं और ये जो काम है ये आप शुरू बेशक 3 साल से ही कर दें, 2 साल से ही कर दें, लेकिन 11 साल तक आपके बच्चे में ये चीज़ें पैदा हो जानी चाहिए
और अगर ये पैदा नहीं हो रही तो आप समझ लें कि अगला मरहला मुश्किल है। जब आपका बच्चा टीनेज के उम्र में आएगा तो पिछला चूँकि अगर काम ना हो सका तो अगले मरहले में उसको पर्सनैलिटी के अंदर मुश्किलात पेश आएंगी, ज़िंदगी की जंग लड़ना मुश्किल होगा और उससे भारी और अगले काम आ जाएंगे जिसमें वो बच्चा मुश्किल महसूस कर सकता है। बहरहाल माशरती आदाब में बच्चा दूसरों से सलाम करे, हाथ मिलाए, सॉफ्ट आवाज़ में बात करे, दूसरों के काम का एहतराम करे, यानी दूसरों ने कोई काम किया तो वो उन्हें अप्रिशिएट करे। कितना प्यारा लगता है छोटा सा बच्चा जब वो दूसरे बच्चे को ये कह रहा होता है कि भाई वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ तो बड़ों के अंदर ये कल्चर मौजूद नहीं है, वो एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे होते हैं। कोई शख्स अच्छा काम कर रहा हो तो बड़े बड़े भी, बड़ी उम्र के अंदर भी, चूँकि बचपन की ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। ये क्या है? ये वही है कि बचपन में हमारे ऊपर ये वाली तरबियत से हम महरूम रह गए और हमने दूसरे की टांगें तोड़ना सीखी, हमने दूसरे को लेट डाउन करना सीखा। बहरहाल दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करना, बाअदब गुफ्तगू करना, दूसरों से हेल्प मांगना कि काइंडली हेल्प कर दें, मुझे मेरी मदद कर दें, सॉरी करना, शुक्रिया अदा करना, थैंक यू आपने मेरी मदद की। और इसी नौइयत के बिल्कुल बहुत बेसिक जो आदाब हैं वो आपके बच्चे को 11 साल तक की उम्र तक आ जाने चाहिए। फिर है सेंसरी एक्सपोजर। उसमें किसी चीज़ को पकड़ना, जैसे किसी भी चीज़ को ऐसे बच्चा मजबूती के साथ पकड़ना सीख ले, और फिर पेच कसना, सुई में धागा डालना, इलास्टिक को खींचना, ताले और चाबी का इस्तेमाल, यानी ताले के अंदर चाबी को ऐसे घुमाना, ताला लग जाए और फिर खोलना, ये पूरी ट्रेनिंग उसको करवाएं छोटे से बच्चे को। फिर घूमना, बग़ैर गिरे बच्चा गोल सर्कल में घूम सके। और स्पंजिंग की एक एक्सरसाइज करवाएं, यानी स्पंज ले लें और वो पानी में ऐसे डुबोए और ऐसे करके नचोड़ें और फिर उसको डुबोए और फिर नचोड़े। ये उसकी फाइन मोटर्स की एक्सरसाइज होगी और ये डायरेक्ट ब्रेन की एक्सरसाइज है, यानी उसको ये कलम पकड़ना सिखाया जा रहा है। गोया सारी ये ट्रेनिंग उसकी फर्दर एजुकेशन की बेस है। पानी से खेलना और दाने या चावल डालने और निकालने सिखाना, ऐसे किसी बर्तन में दाने डाल रहा है बग़ैर नीचे गिराए हुए और ऐसे फिर वापस उसमें से डाल रहा है और निकाल रहा है, लेकिन दाने नीचे ना गिरें। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करें, शुरू में गिरेंगे लेकिन हौले हौले बच्चा अपने ये जो पकड़ने की हिस्स है इसके ऊपर काबू पा लेगा और वो बेहतरीन कलम पकड़ सकेगा। जितनी ये एक्सरसाइजेज आपने करवाई होंगी उतना वो अच्छा राइटर बनेगा, यानी कलम को संभाल सकेगा और मजबूती के साथ लिख सकेगा। इसी तरह से पर्सनल ग्रूमिंग है। 11 साल तक की उम्र में आपका बच्चा अपना मुंह हाथ खुद धोए, अपनी कंघी करे, अपना ब्रश करे, जूतों के तस्मे बांधे, अपने नाखून खुद तराशे, अपने हाथ दुरुस्त तरीके से धोए। कोविड के दिनों में पता चला कि बड़े बड़े हमारे लोगों को हाथ धोने नहीं आते। यकीन करें, ऐसे बाथरूम में गए और ऐसे बस फटाफट 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 बाकायदा, यानी सुकून के साथ हाथ धोने। डॉक्टर्स ने इसके ऊपर कई वर्कशॉपें की कि हाथ कैसे धोते हैं। तो ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है जो बचपन में दी जाए कि हाथ कैसे धोने हैं। कपड़े उतारना और पहनना, अपने नाक साफ़ रखना, कुछ और काम मसलन पौधों की हिफाजत, पालतू परिंदों की हिफाजत, उनको खाना देना, उनको पानी डालना और डस्टिंग, झाड़ू लगाना, खाना लगाना, कपड़े तय करना, अपने लिए कुछ कुकिंग कर लेना, ये सब के सब काम जो हैं वो 11 साल तक की उम्र तक इन बच्चे को आ जाने चाहिए। अब है 11 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों के ज़रूरी काम। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि टीन एजर्स जो कि 13 से 19 है असलन, लेकिन चलें 11-12 से भी आप लगा लें, तो बच्चे उस वक़्त बलूगत की उम्र में दाखिल हो रहे होते हैं और उस वक़्त नमाज उन पर फ़र्ज़ हो चुकी होती है। तो 10 साल की उम्र के बाद तो आपका बच्चा नमाजी होना चाहिए और उसको पूरा शऊर होना चाहिए कि मैं किसका बंदा हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरा अंजाम क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। इन सब सवालात के उसको जवाब आ जाएं, ये उसके साथ गुफ्तगू की जाए। और कुछ काम हैं जो उसके साथ ज़रूरी किए जाएं, वो ये हैं कि एक तो घर के माहौल की तालीमी कदर कीमत में इजाफ़ा करें। बच्चा सिर्फ रूटीन में स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, वहाँ से ट्यूशन जा रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है, उधर से कारी साहब आ रहे हैं सबक, यानी एक रोलर कोस्टर की तरह वो घूम रहा है। लेकिन एजुकेशनल वैल्यू को बढ़ाएं,
अपने बच्चे की रूटीन में एजुकेशनल वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। मसलन एक जगह फ़िक्स कर दें जहाँ रोशनी हो, जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट हो, जहाँ बुक्स लगी हुई हों, जहाँ बच्चे की टेबल हो, चेयर हो, बाकायदा एक जगह हो घर में जिसको आप एलोकेट कर दें, बाकायदा फ़िक्स कर दें कि बस ये बच्चे की लिखने पढ़ने की जगह है। वहाँ लिखते लिखते बच्चा अगर उसको नींद आ गई, वो सो गया, तो दोबारा उसी जगह पर वो आकर बैठकर अपना बकिया जहन का भी एक तरतीब होती है, किसी ख़ास जगह पर बैठकर इंसान लिखते लिखते वहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर वहीं से आके दोबारा कनेक्ट हो जाए, बजाय इसके कि हर दफ़ा एक नया सीटिंग अरेंजमेंट है, हर जगह हर दफ़ा ये सोचना है कि अच्छा कभी टेबल पे, कभी बेड पे, कभी किसी जगह बैठे बच्चे लिख रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इसके अलावा उस सीटिंग एरिया में माँ बाप भी बैठकर लिख पढ़ रहे हों। जब बच्चा देखता है कि लिखने पढ़ने का काम सिर्फ ताकतवर कमज़ोरों से करवाते हैं, तो वो इससे बहुत बेजार होता है और उसको समझ आती है कि शायद ये कमज़ोरों और मजबूरों से ही करवाने वाला काम है। ऐसा नहीं है। हमारी पूरी कौम का हाल ये है कि चूँकि हमने डिग्री पास कर ली और अब हम पढ़ लिख गए, इसलिए हमारी तौबा, ना लिखेंगे ना पढ़ेंगे, और चूँकि हम पेपर दे के फारिग हो गए, इसलिए हमारा मैदा हर तरह की पढ़ाई से बिल्कुल साफ़ है। तो मोमिन तो वो है कि जो मौत के आखिरी लम्हे तक इल्म के हुसूल में कोशां होता है। उस जगह पर आप भी बैठ के लिखें और पढ़ें। कभी बच्चा बैठ के लिख रहा है, कभी बड़े बैठ के लिख रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, बड़ों की किताबें भी पढ़ी हैं, छोटों की किताबें भी पढ़ी हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आपको मददगार मिलेगा अपने काम को आगे बढ़ाने में। दूसरा ये है कि आपका बच्चा कम से कम 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करे। बच्चों के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि चिल्ड्रन आर आउटडोर लाइक आउटडोर प्लांट्स केप्ट इनसाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि असल में तो ये बाहर के पौधे हैं, इनको घर में सिर्फ तंजीमी नुक्ता नज़र से या डिसिप्लिन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए घर में रखा जाता है। जितना बच्चा बाहर घूमने फिरने से लर्निंग करता है, सीखता है, उतना बच्चा घर के माहौल में कैद कर देने से नहीं सीखता। इसलिए हमारा मशवरा है कि आप कम से कम 1 घंटा डेली बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करवाएं। बाप साथ चला जाए, माँ साथ चली जाए, उसको लेके घूमें, उसको मुख्तलिफ़ जगह दिखाएं, अपना शहर दिखाएं, अपना मुल्क दिखाएं, उसको मुख्तलिफ़ जगहों का मुताला करवाएं। और ये काम उसको 10-11 साल से 19 साल तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। बेहतरीन मुशाहिदा उसका बने आउटडोर एक्टिविटीज़ के ज़रिए। फिर बच्चों की रूटीन में स्पोर्ट्स ज़रूरी है, कोई ना कोई गेम वो ज़रूर खेले। बच्चे फितरत को डिस्कवर करने के मौके ढूंढें। मसलन ताज़ा हवाओं में जाके देखना, दरख्तों के झुंड देखना, दरियाओं और डैम्स की सैर करना, घर के माहौल में आर्किटेक्चर किस तरह बच्चे की नफ्सियात पे असर करता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। इसके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। घर का माहौल, ख़ास तौर पर घर का आर्किटेक्चर बच्चे की नफ्सियात को मुतासर करता है। वो कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ सीखें और उसको इम्प्रूव करें। इसी तरह से कुछ किताबों का मुताला ज़रूर उसको करा दें। 19 साल से कबल उसको बेहतरीन रीडर और बेहतरीन खिलाड़ी, 2 स्किल्स उसके अंदर पैदा कर दें। एक वो अच्छा रीडर हो और दूसरा वो अच्छा प्लेयर हो। तो रीडिंग के लिए कुछ किताबें, जैसे हिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर नसीम हिजाज़ी के नावल्स इंट्रोड्यूस करवाएं। तारिक इस्माइल सागर के नावल्स हैं। और उसके अलावा अगर फ़िक्शंस में हम आएँ तो इब्न सफ़ी के नावल्स हैं, इनका आप उसको लादे मटीरियल और वो रीडिंग करें। हमारा हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे ने सिलेबस की किताब पढ़ी हुई है तो वो पढ़ रहा है, तो बस वो पढ़ रहा है। हालांकि जितने बच्चे नावल्स पढ़ने से, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने से उनका एक्सपोजर बड़ा होता है, उनका जहन फैलता है, वसी होता है, वो सब की सब मालूमात उनको आपके इस एजुकेशन सिस्टम में भी काम देती हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा बन गया है कि हम समझते हैं कि बस उसने जब कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है या जब वो सिलेबस की किताब को रट्टा लगा रहा है तो बस वो उसी वक्त पढ़ रहा है, उसके अलावा वो गोया बेकार है, वक्त ज़ाया कर रहा है। तो ये एक सीरीज़ है जिसके साथ आप बच्चों को प्रोवाइड करें। नावल्स हैं, किताबें हैं, उसको बल्क में ला के किताबें दें। आपके घर का बजट आपके कपड़ों और बर्तनों से 7 टाइम्स ज़्यादा आपका बजट किताबों पे लगना चाहिए। हम वो कौम हैं
कि जिसके पाँव में पहना हुआ जूता महंगा है और हाथ में पकड़ी हुई किताब सस्ती है। जब तक हम इस तरतीब को चेंज नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है और इसके ऊपर काम कीजिए और अपने बजट में इजाफ़ा करें। उर्दू के अंदर ख़ास तौर पर आप बच्चों को पतरस बुखारी के मज़ामीन हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन हैं, और शायरी के अंदर दाग दहलवी की, हसरत मुहानी की जो शायरी की किताबें हैं वो ला के दें। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं और उमैरा अहमद के और नमरा अहमद के नावल्स हैं, ये सब आप उन्हें ला के दें। और अंग्रेज़ी के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें आप एलेक्स राइडर सीरीज़ हैं, शर्लॉक होम्स की कलेक्शंस हैं, और प्राइड एंड प्रेजुडिस ये भी एक जेन ऑस्टन का सेट है, मुख्तलिफ़ तरह की किताबें हैं जेन ऑस्टन की, ये सब की सब आप ख़रीदें। उसके दीन और अकायद की पुख्तगी के लिए आप तालिब हाशमी की किताबें ख़रीदें, दारुस्सलाम की बच्चों की बुक्स का सेट लें, क़ससुल अंबिया का सेट ख़रीद लें। और इसी तरह से ड्रामे के अंदर आप इम्तियाज़ अली ताज का बड़ा मशहूर और ख़ूबसूरत ड्रामा है अनारकली, वो आप ख़रीदें और इस तरह से बच्चों की एजुकेशनल बेस बनाएं। फिर वालिदैन बच्चों के साथ कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करें, और ये डिस्कशन उनकी ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूर मेरा मशवरा है कि बच्चों के साथ घंटा 2 घंटे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बात करें। और बच्चों के सवालात अगर उठने बंद हो जाएं, बच्चा अगर आपसे कुछ नई बात नहीं पूछ रहा तो परेशान हो, इस बात पे परेशान हो, इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ रुक गई है, वो आगे नहीं सोच रहा। बच्चे के सवालात इल्म का सबसे पहला दरवाज़ा है, इल्म की हासिल करने की सबसे पहली निशानी सवाल है। सवाल के आने पर खुश हों और ना आने पर परेशान हों कि मेरा बच्चा, उसने 1 महीना हो गया, उसने 15 दिन हो गए, उसने कोई सवाल ही नहीं किया। उसके सवालों को एड्रेस करें, उसके साथ घंटों बैठ के बातचीत करें। याद रखें, बातें करना मुकम्मल तौर पर एक तालीमी प्रोसेस है, बल्कि 3 काम तालीमी, खालिसतन तालीमी काम है। एक बातें करना, दूसरा घूमना, और तीसरा गपशप लगाना, बच्चों के साथ हंसना। ये खालिसतन तालीमी काम है, लेकिन हम इनको आवारागर्दी समझते हैं। और बातों में सिर्फ एक बात ज़हन में रखें कि गीबत ना हो, और शॉपिंग की बातें ना हों, और होमवर्क के मसले ना हों। इन 3 के अलावा बातें की जाएं। और ख़ास तौर पर जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए वो ये हैं कि खुदा कौन है, ज़िंदगी क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं, खुशी क्या है, 21वीं सदी क्या है, जहन कैसे काम करता है, मौत की हकीकत क्या है, नीड और वांट में क्या फ़र्क है, और ब्यूटी किसे कहते हैं, और ब्यूटी और फैशन में क्या फ़र्क है, दोस्त कौन होता है, हमें गुस्सा क्यों आ जाता है, नफ्स किसे कहते हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो आपको 14 साल से कबल अपने बच्चे से डिस्कस कर लेने चाहिए। और सोचें कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि आप खाना खा रहे थे, आप बैठे थे और अचानक कोई गुफ्तगू छिड़ी और वो लंबी हो गई, और वहीं पर आपने 2-2 घंटे उस बात को, उसके ऊपर गुफ्तगू की बच्चे के साथ। और बातें करना ज़रूरी है, उनको मशवरे या अहकामात नहीं देने, बिल्कुल फ्रैंक माहौल में उनसे गुफ्तगू करनी, बातें करनी, ये सबसे बड़ा तालीमी प्रोसेस है। इसके अलावा बच्चे की दुरुस्त नशो नुमा के लिए याद रखिए कि इल्म के 7 ज़राए हैं। इल्म किस तरह हासिल होता है, असहाबे इल्म से ताल्लुक़ के नतीजे में, यानी उसको मिलवाएं, बड़े लोगों से, अहले इल्म से मिलवाएं। फिर किताबें प्रोवाइड करें, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कौन कौन सी किताबें बेसिकली ज़रूरी हैं, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ ला के घर में रख सकते हैं। तीसरा इल्म का ज़रिया है जी मुशाहिदा, बच्चा मुशाहिदा करे, और वो घूमने से होता है। फिर तजुर्बे का मतलब है कि लड़कियां किचन में जाएं और वो जाके कुकिंग कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, वो माँ को काम करते देख रही हैं, वो घर को संभाल रही हैं, माँ के साथ साथ हैं। और लड़के बाप के साथ, कोई टायर बदल रहा है, कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, कोई बाप के साथ बाहर जा रहा है, लोगों के साथ डीलिंग सीख रहा है, सौदे लाने सीख रहा है। यानी मर्दों के जो काम हैं वो बाप के साथ रह के मस्जिद में रेगुलर जाना, बाप की ट्रेनिंग के अंदर रहकर वो उन कामों को सीखना जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। इसको कहते हैं कि रियल वर्ल्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ये हम अपने बच्चों को दें, और ये थ्रू तजुर्बा हम उन्हें देते हैं। इसके अलावा इल्म आता है गौर व फिक्र के नतीजे में, तदब्बुर के नतीजे में।
हमें गौर व फिक्र की इबादत को कज़ा किए हुए सदियां गुजर गई हैं, हमें पता ही नहीं गौर व फिक्र कहते किसको हैं, अपने साथ मीनिंगफुल वक्त कैसे गुजारते हैं, तदब्बुर की इबादत क्या है और ख़ामोशी की फजीलत क्या है, और किस वक्त ख़ामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए, ख़ामोशी का सबसे आला वक्त है कौन सा, हम इससे महरूम हो चुके हैं। और एक और इल्म का ज़रिया है सफ़र। सफ़र से इंसान बहुत इल्म हासिल करता है, और अपने अंदर झांकने से, अपने साथ मीनिंगफुल वक्त गुजारने से भी इल्म हासिल होता है। तो ये आपको वालिदैन के नॉलेज में होना चाहिए कि इल्म हासिल करने के 7 ज़राए हैं। इसके अलावा करने के कामों में से एक और काम ये है कि हफ्तावार घर में एक अदबी नशिस्त आप रखें जिसमें बच्चे भी अपना पसंदीदा कलाम सुनाएं और बड़े भी। अच्छा, शेर क्या करता है, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। शेर शऊर के लेवल को बुलंद करता है, उसके अलावा मुख्तलिफ एक बात के मुख्तलिफ पहलुओं को खोलना सिखाता है, दकीके की तफहीम का काम करता है। किसी भी यानी ज़ख़ीम मौजू को लेकर उसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलना सिर्फ शायरी से आता है। जो लोग शायरी नहीं पढ़ते वो किसी भी मौजू की गहराई में उतर नहीं सकते, ऐसे ऊपरी ऊपरी सतह के ऊपर रहकर वो बातचीत और ज़िंदगी को गुजार देते हैं। तो प्लीज़ अपने घर में शायरी की मजलिस लगाएं, हफ्तावार बज़्म अदब रखें जिसमें बच्चे भी अपनी अपनी पसंदीदा कलाम, अपना अपना पसंदीदा कलाम सुनाएं और माँ बाप भी। और सोचें कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि बच्चों ने अपने पसंद की कोई नज़म या कोई चीज़ निकाली और वो सुनाई। बस इसमें यह ख्याल रखा जाए कि शायरी आलम बाला की भी होती है और बाला खाने की भी। सिलेक्शन खूबसूरत होनी चाहिए, ये हमारा काम है कि आरज़ुओं को नफीस करें। इसके अलावा बच्चे अपने माँ बाप को घर में लिखते पढ़ते देखें और घर में लिखने पढ़ने का माहौल बनाएं। तन की खुराक, मन की खुराक, इन दोनों में फ़र्क करना सीखें और मन की खुराक पर ज़्यादा वक्त भी लगाएं और पैसा भी। अपने घर में लाइब्रेरी हो जहाँ हर तरह की किताबें लगी हुई हों और बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ लगी हुई हों। एक और काम जो बहुत अहम है वो ये है कि अपने बच्चे से तहरीर के ज़रिए कभी बातचीत करके देखें। तहरीर का मतलब है कि अपने बच्चे से लिख के बात करें। और हम आज तक लैंग्वेज टीचर का मतलब पता है क्या समझते हैं? लैंग्वेज टीचर का मतलब है कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। उसने एक ही बात कहनी है, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हालांकि तहरीर हैंड राइटिंग नहीं है। तहरीर का मतलब बामानी कुछ लिखना है, और तहरीर लिखना सिखाने का मतलब ये है कि लैंग्वेज टीचर खुद शायरी लिख सके, खुद कुछ ना कुछ तख्लीक कर सके, खुद कुछ ना कुछ नसर लिख सके। और वही लैंग्वेज टीचर होता है, वही जब खुद उसको लिखना आएगा तो वो बच्चे को सिखाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ लैंग्वेज टीचर सिर्फ इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग का नाम है। और इसी तरह से बड़े भी घर में कुछ ना कुछ लिखें, उनको देखकर बच्चे लिखना सीखेंगे। आप अपने बच्चे, आपकी तहरीर का सबसे पहला मुस्तहिक आपका बच्चा है। अपने बच्चे के नाम कुछ लिखें, उसको कुछ समझाना है तो लिख कर बात करें। आजकल तो बड़ा आसान है, आप व्हाट्सएप के ऊपर ही थोड़ा सा एक तहरीर बनाएं और बच्चे से बातचीत करें। तरबियत के मौजू पर, किसी भी मौजू पर उससे लिख कर बातचीत करें। उसके पास आपकी तहरीर होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपका बच्चा है। इसके अलावा अपने बच्चों के सामने अपने शरीके सफ़र की तारीफ़ करें। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब बात है कि बच्चों से प्यार और स्पाउस से कुट्टी। ये कैसा अजीब है? बच्चों को रिस्पेक्ट दें और स्पाउस को अहमियत दें। ये दो अल्फाज बिल्कुल यानी मैंने बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल किए हैं। बच्चों को इज़्ज़त दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो मुसलमान ही नहीं जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। तो बच्चे भी उसी में शामिल हैं, वो भी मुसलमान हैं। उनको अपनी ज़ुबान से या अपने हाथ से तकलीफ़ पहुंचाने की हमें इजाज़त नहीं है। उनकी इज़्ज़त करें, लेकिन स्पाउस को अहमियत दें। अगर ये पूछा जाए बच्चों से कि आपके अब्बू आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं या आपकी अम्मी को, तो क्या जवाब होगा बच्चों का? ज़रा सोचें। इसी तरह से बच्चों से ये पूछा जाए कि आपकी अम्मी आपको ज़्यादा अहमियत देती हैं तो या आपके अब्बू को, तो वो क्या जवाब देंगे? और इसका जवाब होना क्या चाहिए? असल में इसका जवाब ये होना चाहिए कि हमारे अब्बू
हमारी अम्मी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हमारे से इज़्ज़त से पेश आते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन अहमियत वो अम्मी को देते हैं। और इसी तरह से अम्मी हमारे अब्बू को अहमियत देती हैं और हमारा ख्याल रखती हैं। लेकिन आप इस क्राइटेरिया पर रख कर देखें कि कितने लोग माशरे में इस मेयार के ऊपर हैं कि वो उनसे अगर बच्चों से ये सवाल किया जाए तो उनका जवाब ये होगा जो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस तरतीब को चेंज करें। बच्चों से मोहब्बत और स्पाउस से कुट्टी, इस रवैये से बाज आ जाए। अपने मसाइल बैठकर टेबल टॉक करें। अगर आपको अपने स्पाउस से कुछ गिले शिकवे हैं तो आपस में बातचीत करें, उसको तय करें, बच्चों के सामने रोल मॉडल बने, अपने ऊपर काम करें। होता यह है कि बच्चों को जन्नत में पहुंचाने की फ़िक्र हमें इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि ख़ुद को दोज़ख से बचाने की फ़िक्र हम भूल चुके हैं। अपने आप को दोज़ख से बचाने के काम करें। बच्चे को नज़र आ रहा हो ना कि मेरा बाप या मेरी माँ आग गीबत से ऐसे बचती है जैसे आग से बचना है, किसी को नाराज़ नहीं करती, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक है, दरगुजर से काम लेती है, हर एक के साथ अच्छे मामलात हैं और अल्लाह से डरती है, अल्लाह की दी हुई फ़राइज़ और इबादत की पाबंदी करती है, तो उनके अंदर खुद ब खुद जन्नत का शौक़ लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भूल कर बच्चों को जन्नत में पहुँचाने की फ़िक्र है। ऐसा नहीं होगा, ये मामला गड़बड़ हो गया है, इसको दुरुस्त करें। इसके अलावा वालिदैन ख़ुद अपनी तमन्नाओं और आरजुओं पर निगाह रखें। हर वक्त खुद अगर माँ को ही शॉपिंग की फ़िक्र हो या घर की ही डेकोरेशन या कोई और उसका मेयार, उसकी चॉइसेस ठीक नहीं हैं, तो ये उसकी सजदों की क्वालिटी को ख़राब कर रही है। ये चीज़ उसकी सजदों की क्वालिटी को ख़राब कर रही है। आप सोचें कि मेरी विशेज़ क्या हैं, मेरी आरजुएँ और तमन्नाएँ क्या हैं, उनके ऊपर काम करें बाकायदा। यानी बैठकर एक लिस्ट बनाएं किसी दिन, अपनी 20 विशेज़ और अपनी 20 फ़ियर्स उनको लिखें। मुझे क्या क्या फ़ियर्स हैं, तो इनको लिखने से आपका अंदर पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगी। और इस स्कैन के बाद फिर अपने ऊपर काम करें और अपना जायज़ा लेने के बाद इसको उस्तवार करें। अब आखिर में मैं एक सवालनामा आप लोगों को देती हूँ। ये इससे पता चलेगा कि आपका अपने बच्चे से ताल्लुक़ कितना है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सवालनामा बेसिकली जो 3rd सेक्शन है, यानी 11 से 19 साल के जो बच्चे हैं, ये उनके ऊपर काम करने के लिए है। इस सवालनामे से आप अपने बच्चे से एक तो आपका ताल्लुक़ उस्तवार होगा, अगर कमज़ोर है तो वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा आप उसे समझ सकेंगे। मसला क्या है कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं रहे। बच्चा जो ही 14 साल की उम्र तक पहुँचता है, अपने बाप के साथ उसका रिलेशन टेंस हो चुका होता है। इसी तरह से बेटी जो है वो माँ के साथ जो ही ज़रा सी बड़ी होती है उसके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो अब इस क्वेश्चनियर के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चों को समझ सकें और बच्चा आपको समझ सके। लिहाजा इन सवालात को जो मैं पहले कर रही हूँ, इनके जवाब पहले आपने ख़ुद देने हैं और इसको बच्चे से अभी महफूज रखें, बच्चे को ना दिखाएं, ख़ुद इन सवालों के जवाब दें। फिर यही सवालनामा आप अपने बच्चे से शेयर करें और उसको दें और उसे कहें कि इसको फिल करें। फिर अपने जवाब जो आपने लिखे अंदाजे से, बच्चे की तरफ से आपने ख़ुद जो जवाब लिखे वो और जो बच्चे ने जवाब दिए उनको मैच करें। अगर तो वो आपस में एक जैसे हैं फिर तो आप खुश हों, यानी आप अपने बच्चे को समझते हैं, आपका अपने बच्चे से रिश्ता बहुत बॉन्डिंग वाला है। और अगर ऐसा नहीं है, इसमें कमी है, तो फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अपनी बॉन्डिंग को दोबारा ठीक करें और बच्चे को समझने की कोशिश करें। तो आपकी और उसके जवाब में बहुत कम फासला होना चाहिए और ये जवाब आपने बच्चे के बिहाफ पर देने हैं। सबसे पहला सवाल, आपके बच्चे के पसंदीदा लोग कौन से हैं? किस बात ने उन्हें आपके बच्चे का पसंदीदा बनाया है? आपके बच्चे के तफक्कुरात यानी वरीज़ क्या हैं? आपके बच्चे की पहली 3 आरजुएँ या तमन्नाएँ यानी विशेज़ क्या हैं? मैं आपको बड़ी तकलीफ़ से बात बताऊं कि पिछले दिनों किसी जगह पर एक ये सर्वे किया गया और उसमें बच्चों से ये पूछा गया कि उनकी वरीज़ क्या हैं, अपनी वरीज़ लिखें। तो बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब दिया कि उन्हें ये फ़िक्र है कि उनके माँ बाप में तलाक़ ना हो जाए, या उन्हें ये फ़िक्र है कि पता नहीं हम बड़े होकर कमा सकेंगे कि नहीं, या उन्हें ये फ़िक्र है कि अगर मेरा मेडिकल में दाखिला ना हुआ तो मेरा क्या बनेगा। यानी इतनी अजीब तरह की फ़ियर्स बच्चे के सामने आईं और इंसान
हैरान हो गया कि ये किस तरह की वरीज़ हैं जो लोगों ने पाली हुई हैं, ये किस तरह की वरीज़ हैं जिसमें आपने अपने बच्चों को डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि निचले दर्जे के खौफ, निचले दर्जे की वरीज़ बच्चे को ऊंचा नहीं उड़ने देती, बच्चे को बुलंद परवाज़ नहीं बनाती। वो बच्चा जिसने एक आला दर्जे का इंसान बनना था, वो इन छोटी छोटी वरीज़ में ही परेशान रहकर अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया कर गया। बहरहाल आपके बच्चे के टैलेंट्स क्या हैं, ख़ास खूबी क्या है, उसे किस काम या चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी है, वो कौन से जुमले हैं जो आपका बच्चा आपसे नहीं सुनना चाहता। इसका जवाब बच्चा बड़ी जल्दी दे देगा, लेकिन शायद आपको और मुझे सोचते हुए टाइम लगेगा। वो अपने बारे में क्या राय रखता है, वो आपके बारे में क्या राय रखता है, उसके पसंदीदा मज़ामीन कौन से हैं और उसे ये क्यों पसंद हैं, और वो ज़िंदगी में किस किस्म के इज़्तिराब या बेचैनी का शिकार है। इनके जवाबात आप लिखेंगे और फिर बच्चे से लिखवाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि वो कितने आपस में मैच हैं। इसी तरह से एक और सवालनामा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगी। वो सवालनामा वालदैन की सतह को बुलंद करेगा। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वालदैन ख़ुद मुरब्बी की सतह पर नहीं हैं। वालदैन को एक मेंटोर होना चाहिए, वो एक ऐसे रहबर और रहनुमा होने चाहिए जिनके ज़ेर साया अच्छी नस्ल परवरिश पाए। होता क्या है, वालदैन की अपनी विशेज़ और वरीज़ ठीक नहीं हैं, उनकी अपनी तमन्नाएं और आरजुएं नफीस नहीं हैं, उनकी अपनी सही तरह से ग्रूमिंग नहीं हो सकी है, तो उन्होंने क्या खाक आगे से किसी नस्ल इंसानी को परवरिश देना है। तो इस सवालनामे के ज़रिए वालदैन को मुरब्बी की सतह पर बुलंद होना होगा। इन सवालों के ऊपर ज़रा गौर करें। पहला सवाल है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आपने ख़ुद बैठ के लिखना है। फिर आपने इसका जवाब, इन 7 सवालों का जवाब अपने बच्चे से भी लेना है। बच्चा बताएगा आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हो सकता है आप तो ख़ुद को लिख रही हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तो दीन को फैलाना है, लेकिन बच्चा ये लिखे कि मेरी अम्मी की ज़िंदगी का मकसद शॉपिंग सेंटर्स में जाना है। ये तो देखे ना, ये तो फिर सारी बातें ही हुई ना। बच्चा बताएगा, क्योंकि वो एक मूवी है, वो एक कैमरा है जो आपको देख रहा है, और वो बताएगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो बहरहाल आप ख़ुद भी ज़रा बैठ के लिखें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपके मुरब्बी यानी मेंटोर्स कौन हैं। अपने 2 मुरब्बियों के नाम लिखें जिनसे आप तरबियत लेती हैं, जिनकी सोहबत साले में आप जाके बैठती हैं, जिनको आप अपना मेंटोर समझती हैं। याद रखिए, जिस शख्स का कोई मेंटोर नहीं, उसका मेंटोर शैतान है। वो किसी से भी नहीं अगर सबक ले रहा, किसी की सोहबत में नहीं है, तो वह शैतान की सोहबत में है। और अगर ऐसा नहीं तो अपना मेंटोर ढूंढिए। आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं, लिस्ट बनाएं। आपकी पसंदीदा जगह कौन सी हैं। अगर आपको कहीं सैर के लिए दावत दी जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी। आपकी ज़िंदगी के वो अहम वाक़यात क्या हैं जिन्होंने आपको तराशा, आपको बनाया। और ये ज़रूर है कि जब इसका जवाब बच्चे दें तो वो आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिख सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप खुदा ना खास्ता दुनिया से जाएं तो आपका हर बच्चा आपके बारे में पूरी प्रोफाइल तैयार कर सके। उसको पता हो मेरी अम्मी या मेरे अब्बू पहले ये थे, फिर ये थे, फिर यहाँ से गुजरे, फिर ये मरहले आए, यहाँ से यहाँ गुजरने के बाद बिल आखिर फाइनली उनकी ये पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से बन गई या बनी, या जो भी हालात वाक़यात हुए। बहरहाल अपने हर बच्चे को आपकी पूरी प्रोफाइल मालूम होनी चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है, ज़ाहिर है कि उसके लिए भी आपने उसके साथ अपना वक्त गुजारा हो, उसको अपने वाक़यात सुनाए हों, उसमें से पॉजिटिव चीज़ें बताई हों कि मैं इस नाकामी से मैंने ये सीखा, इससे गुज़र के मैंने ये सीखा, और इस तरह से मेरी साइकोलॉजिकल पूरी जो है वो तामीर हुई और मैं एक इस तरह के एक इंसान के साथ, मैं एक नई शख्सियत के साथ आगे आया। बहरहाल आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात कौन से हैं, वो कौन से काम हैं जो आपको खुश करते हैं, वो कौन से काम हैं जो आपको परेशान करते हैं। आपकी ज़िंदगी के आइंदा लर्निंग टारगेट्स क्या हैं। अगर शहर में किसी माँ बाप से पूछा जाए ना कि आपके लर्निंग टारगेट्स क्या हैं, तो शायद वो इसके जवाब में परेशान हो जाए कि लर्निंग टारगेट्स, और वो भी माँ बाप के। माँ बाप तो किताब में और बस्ता बंद कर चुके, अब कौन सा पढ़ना और अब कौन सा लिखना। लेकिन हकीकत ये है कि हर फ़र्द अपने 6 माह का, साल का मंसूबा बनाए और ये लिखे कि मेरे लर्निंग टारगेट्स क्या हैं,
मैंने अगले आइंदा उसमें कौन कौन सी स्किल सीखनी है, कौन कौन से काम सीखने हैं। जब बच्चा ये देखेगा कि मेरे माँ बाप के टारगेट्स हैं और वो बड़ा बाअज़्म है, बाहिम्मत है और काम सीख रहा है, मेरी माँ या मेरा बाप लर्निंग के प्रोसेस में है, तो वो भी इंशाल्लाह आगे निकलेगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, हमारी मदद फरमाए और हमें एक अच्छे मुरब्बी और एक अच्छे वालिदैन की सूरत में अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की तरबियत करने, रहनुमाई करने और उनको एक बेहतरीन मुसलमान और एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाने में हमारी मदद करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।